हेलो गाइस, दिस इज Elitepredators। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। पूरी दुनिया की इस कॉन्फ्लिक्ट पे एक ओपिनियन है और हर कंट्री की एक साइड है। पर एज एन इंडियन इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मैं क्या सोचता हूँ और इसे कैसे देखता हूँ, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इन द एंड आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सो प्लीज बी विथ मी टिल द एंड। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद पूरी दुनिया ने मानो अपनी एक टीम चुन ली थी। सारे वेस्टर्न नेशंस, या मैं सीधा कह दूं कि यूएस और उसकी वसाल स्टेट्स ऑब्वियसली यूक्रेन के साइड थे और रशिया के पीछे खड़ा था चाइना। बाकी सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने एक न्यूट्रल अप्रोच ले रखी थी। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से पहले, शुरू होने के बाद और करंट टाइम में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं और एज एन इंडियन एंड एन एविड फॉरेन रिलेशन वॉचर मैं मेरा पर्सपेक्टिव इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर रखूंगा। मैं इस कॉन्फ्लिक्ट को शुरू होने के अराउंड 7 महीने पहले से ट्रैक कर रहा था। बहुत एक्सटेंसिवली नहीं, लेकिन नजर बनाए हुए था। सबसे पहले इस पे अटेंशन गई थी जब पुतिन ने जून 2021 में काफी सारे ट्रूप्स जो यूक्रेनियन बॉर्डर्स पे डिप्लॉय किए गए थे, पहले उन्हें वापस बुला लिया था। मैं रशिया यूक्रेन पे इसलिए नजर बनाए हुए था क्योंकि वेस्टर्न स्पेशल फोर्सेस यूक्रेनियंस को ट्रेन कर रही थी और क्राइमिया में यूक्रेनियन और रशियन ट्रूप्स के बीच में लड़ाई हो चुकी है। सो इट वॉज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट फॉर मी। जिनको नहीं पता ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, आइए आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री दे देता हूँ। ये जो छोटा सा डैम टाइप का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी नाइपर से निकलने वाली एक कैनाल है जो है क्राइमिया में, जिसको पुतिन ने 2014 में रशिया में मिला लिया था। क्राइमिया पहले यूक्रेन का पार्ट था 2014 तक। जब रशिया ने क्राइमिया पे कब्जा कर लिया तो यूक्रेन ने क्राइमिया की लाइफलाइन, जो कि ये कैनाल है जो क्राइमिया का वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ वाटर है, उसको ब्लॉक कर दिया विद सैंडबैग। इससे क्राइमिया में बहुत सूखा पड़ा। रशिया ने कोशिश करी इसको कंपनसेट करने की, पर फेल हुए, तो फिर जंग की तरफ बढ़ना पड़ा। ये रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन की प्राइम वजह में से एक है। इसके अलावा यूक्रेन का वेस्ट की तरफ ज्यादा झुकना, जिससे वेस्टर्न ट्रूप्स का रशियन बॉर्डर के काफी नजदीक आ जाना, और डॉनबास रीजन जिसको रशिया ने अपने कब्जे में कर लिया है फिलहाल, वहां रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे क्राइम्स कुछ और रीजंस हैं। विंटर्स आते आते ट्विटर पे कई टिकटॉक वीडियोस रैंडम रशियन और ओसेंट हैंडल शेयर करने लगे थे, जिसमें रशियन फिर से अपनी ट्रूप मूव कर रहे थे यूक्रेन बॉर्डर पे। मुझे वापस ट्रूप मूवमेंट की वजह तो नहीं पता था, लेकिन शायद कोई नेगोशिएशन फेल हुई होगी रशिया यूक्रेन के बीच। लेकिन इस बार ये मोबिलाइजेशन बहुत मैसिव लेवल पे हो रहा था, क्योंकि इस बार वीडियोस में आर्मर ट्रक्स, टैंक्स, सैम्स और बाकी हैवी इक्विपमेंट मूव होते दिख रहे थे। कुछ दिन बाद ये वीडियोस काफी फ्रीक्वेंट हो गए, फिर मैं इसको थोड़ा ज्यादा ट्रैक करने लगा। अराउंड दिसंबर के आसपास में बड़े बड़े रशियन फील्ड हॉस्पिटल्स के रशियन यूक्रेन बॉर्डर के आसपास वीडियो आने लगे। फील्ड हॉस्पिटल आप किसी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे ही सेटअप करते हैं। और फिर रशिया ने सडनली बेलारूस के साथ एक एक्सरसाइज डिक्लेयर कर दी। एक्सरसाइज डिक्लेयर होते ही यूरोपियन नेशंस ने स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया था वेपन्स का, जो यूक्रेन को भेजने वाले थे, पर यूएस ने वो करने नहीं दिया। अब जो भी थोड़ा बहुत यूएस को जानता है उसके लिए एक बड़ा साइन था, लेकिन तब भी कई रेप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के एनालिस्ट यही कह रहे थे कि इट्स जस्ट अ शोबिज बाय रशिया, नथिंग विल हैपन। बट आई डिड अ कैलकुलेटेड ट्वीट ऑन जनवरी 20, 2022 जो ये था, और रशिया ने यूक्रेन को इस ट्वीट के एक महीने बाद इन्वेड कर दिया फरवरी 24, 2022 में। अब जब आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल गया है तो फिर अगेन हम टॉपिक पे आते हैं कि व्हाट इज एन इंडियन पर्सपेक्टिव एंड हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट कैन शेप द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। शेप द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड वाला क्लेम बोल्ड जरूर लगता है, लेकिन हिस्टोरिकली ऐसी ही सिचुएशन एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, और सिंपल भाषा में कहें तो एक नए वर्ल्ड लीडर को जन्म देती है। पैंडेमिक के कारण पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी नेगेटिव में थी। फिर एक साथ कई फ्रंट पे कई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई। इंडिया चाइना, चाइना ताइवान, रशिया यूक्रेन, अजरबैजान आर्मीनिया, ग्रीस, टर्की। लेकिन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे यूएस की लीडरशिप और दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस नेटो की एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करती है। ये कैसे हो रहा है ये भी समझ लीजिए। यूएस के दुनिया का वर्ल्ड लीडर होने के सबसे बड़े रीजन में से एक है यूएस डॉलर की वर्ल्ड वाइड सुप्रीमेसी, और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने इसी सुप्रीमेसी को चैलेंज कर दिया है। यूएस डॉलर बहुत सिग्निफिकेंट करेंसी यूज होता है किसी भी कंट्री के द्वारा ऑयल एक्सपोर्ट करने में, इसलिए इसे पेट्रो डॉलर भी कहते हैं। और ऑन एन एवरेज दुनिया में अराउंड $8 बिलियन का ऑयल हर दिन कंज्यूम होता है। इससे जो एवरीडे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होता है वो डॉलर को काफी स्ट्रॉन्ग करेंसी बना देता है, जिससे अल्टीमेटली यूएस काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यूएस डॉलर प्रिंट करता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रीजन है यूएस सुप्रीमेसी का। नोट करने वाली बात यह है कि पाउंड की वैल्यू डॉलर से ज्यादा है, लेकिन डॉलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये पूरा खेल सर्कुलेशन का है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट डॉलर को कैसे अफेक्ट करने लगी थी ये देखिए। ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले हम यूएस की वर्ल्ड लीडरशिप की पोजीशन में लगातार गिरावट देख रहे थे। उनके मिडिल ईस्ट में बिगड़ते रिश्ते इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी खोल रहे थे।
क्योंकि यूएस ही मिडिल ईस्ट की पॉलिसी मेकिंग में अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बना हुआ है। लेकिन यूएई और सऊदीज अब यूएस से दूर जाते दिख रहे थे, जो साफ हुई जब यूएई और यूएस के रिश्ते में एक बड़ी खटास पड़ गई। यूएई ने 14 दिसंबर 2021 को यूएस से एक बड़ी वेपन डील को सस्पेंड कर दिया, जो कि अराउंड $23 बिलियन की थी। इसकी वजह चाइना था, क्योंकि यूएस अपनी टेक्नोलॉजी को चाइना से बचाना चाहता था, और क्योंकि चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है यूएई में, चाइनीज की हिस्ट्री रही है अमेरिकन टेक्नोलॉजी को चुराने की, इसलिए यूएस ने अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की डिमांड की यूएई से अपनी टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए। तो यूएई ने डील ही कैंसिल कर दी। ये एक टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है इंडिया की पूरी अप्रोच का इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में। अभी आप कंफ्यूज होंगे कि इंडिया कहाँ बीच में आ गया इसमें, मैं समझाता हूँ। जियोपॉलिटिक्स एक बहुत पेचीदा और लंबा चलने वाला गेम है। यूएस के साथ डील कैंसिल होने के बाद यूएई ने चाइनीज से डील बढ़ा दी और फरवरी 2020 में चाइनीज से जेट्स भी खरीदे। इसको यूएस के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने काफी सीरियसली और पर्सनली ले लिया। 5 मार्च 2022 को यूएस ने यूएई को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया, वही लिस्ट में जिसमें पाकिस्तान था। यहाँ तक मिडिल ईस्ट में यूएस अपना रायता फैला चुका था। तभी यूएई और सऊदी ने बिडेन के कॉल रिसीव करने से मना कर दिया ऑन 8 मार्च 2022। आप डेट्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं सिंक्रोनाइज ऑर्डर में आपको इवेंट्स बता रहा हूँ। बिडेन जानते थे कि ऑयल प्राइसेस जो इस टाइम रशिया यूक्रेन क्राइसिस से ऑलरेडी हाई हैं, वो विंटर्स आते आते यूरोप और अमेरिका में सिविल अनरेस्ट का रूप ले लेंगी। इसलिए वो डेस्परेटली यूएई और सऊदी को कॉल कर रहे थे टू मीट देयर ऑयल डिमांड। अब यहाँ एंट्री होती है इंडिया की। 15 मार्च को सऊदी अरेबिया एग्री करता है युआन में ऑयल ट्रेड करने का। युआन चाइनीज करेंसी है। सऊदी अरेबिया के लिए ऐसा माना जाता है कि दो ही सबसे बड़े इन्फ्लुएंस हो सकते थे इस डिसीजन को लेने के लिए। या तो यूएस ऐसा कहे, जो कि वो कभी नहीं कहेगा क्योंकि यूएस हमेशा डॉलर में ट्रेड करना चाहेगा ऑयल का, या फिर इंडिया ने ऐसा कहा हो सऊदी से। इसका सेंस 15 मार्च को नहीं बन सकता था कि इंडिया क्यों चाइना की करेंसी प्रमोट करेगा, जब इंडिया चाइना के बीच में तब एक स्टैंड ऑफ चल रहा था। और 11 मार्च को 15 कोर कमांडर मीटिंग खत्म हुई थी इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच। लेकिन 16 मार्च को ये लगने लगा कि ये इंडिया ने ही किया है, क्योंकि इंडिया ने कंसीडर किया युआन को एज अ सेकेंडरी करेंसी जब इंडिया ने रशिया के साथ रूपी रूबल ट्रेड का एग्रीमेंट किया। इस मूव से साफ हो गया कि इंडिया और चाइना पर्दे के आगे भले ही लड़ रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे काफी कुछ साथ खेल रहे हैं। इंडिया की युआन की एक्सेप्टेंस के बाद बेलारूस, जो इस कॉन्फ्लिक्ट में रशिया के साथ लड़ रहा है, उसके स्टॉक एक्सचेंज युआन में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। और 20 मार्च को यूएई मिडिल ईस्ट में यूएस के सबसे बड़े दुश्मन सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद को वेलकम करता है, जो सीधा मैसेज था यूएस की तरफ कि थिंग्स आर वे बैड देन दे थिंक। इस पूरे चेन ऑफ इवेंट में युआन को एज एन अल्टरनेटिव प्रेजेंट किया गया फॉर डॉलर, और ऐसे शुरू होता है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का प्रोसेस, या आप कह सकते हैं अटेम्प्ट। और अभी रिसेंटली ऑन 15 अक्टूबर ऑल मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, जिन्हें ओपेक भी कहते हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि वो बहुत बड़ा कट लगाएंगे ऑयल प्रोडक्शन में, जिससे ग्लोबल मार्केट में ऑयल की सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो ज्यादा प्रॉफिट होगा ओपेक को। लेकिन इसका एक और फैक्टर भी है, इससे सारी वेस्टर्न कंट्रीज की ऑलरेडी डिक्लाइनिंग ग्रोथ को एक बड़ा झटका लगेगा। और इन रिटर्न यूएस ने सऊदी अरेबिया को धमकी दे डाली इस डिसीजन के बाद। अब जो मैंने आपको पहले पॉइंट बोला था कि ये कॉन्फ्लिक्ट नेटो को भी तोड़ सकती है, इसका सीधा असर हमें करंटली फ्रांस, इटली और बाकी छोटी नेटो कंट्रीज में देखने को मिल रहा है, जहां हमें रोज बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट इरप्ट होते दिख रही हैं नेटो के अगेंस्ट, क्योंकि विंटर आ रही है और यूरोप बिना रशियन गैस के विंटर सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए नेटो से अलग हो जाएंगे तो रशिया से डील कर पाएंगे, और यही लैक ऑफ गैस एंड ऑयल वेस्टर्न इकोनॉमीज को कोलैप्स की तरफ धकेल देगा, और वेस्टर्न इकोनॉमीज का कोलैप्स चांस देगा इंडिया, चाइना और एशियन कंट्रीज को वर्ल्ड मार्केट डोमिनेट करने का। ये पहली बार नहीं हो रहा, ऐसे ही यूएस दुनिया का लीडर बना था वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसी ही चीजों को कैपिटलाइज करके। और इंडिया इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खुद को स्ट्रांगली प्लेस जरूर कर रहा है विद मल्टीपल सिक्योर्ड एनर्जी ऑप्शंस, मल्टीपल करेंसी ऑप्शंस टू बाय द एनर्जी एंड अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया ने अभी तक काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट किया है खुद को वेस्टर्न मीडिया के कई क्वेश्चंस के अगेंस्ट जो इंडिया को घेरने के लिए पूछे गए थे, चाहे वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे इंडिया का स्टैंड हो या यूएस की डॉक्टर्ड ह्यूमन राइट रिपोर्ट्स पे डॉक्टर जयशंकर का स्ट्रेट रिप्लाई। रशिया से ऑयल खरीदने के ऊपर भी यूएस के सवालों को इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जून 2022 में यूएस के उठाए S-400 के टॉपिक को भी इंडिया ने बहुत स्ट्रेटली रिप्लाई करते हुए कहा कि इंडिया वही करेगा जो इंडियन नेशनल इंटरेस्ट में होगा। और ये सीरीज ऑफ बिफिटिंग रिप्लाई और स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू नेशनल इंटरेस्ट सिर्फ यूएस में नहीं यूरोप में भी कायम रही। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री लगातार इंडिया के इंटरेस्ट को डिफेंड और अनाउंस करती आ रही है। सो शुरुआत और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एज एन इंडियन मैंने इंडियन डिप्लोमेसी को ड्रास्टिकली इवॉल्व होते देखा।
मैं देख रहा हूँ इंडिया कैसे एक ट्रू वर्ल्ड पावर की तरह इस कॉन्फ्लिक्ट से मिली अपॉर्चुनिटीज को यूज कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट के करंट टाइम में इंडिया ने खुद को दुनिया में इस पोजीशन पे प्लेस कर लिया है कि नाउ नोबडी कैन इग्नोर इंडिया, और हर मेजर वर्ल्ड इवेंट में एन इंडियन पर्सपेक्टिव विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड। ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया से भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो रही हो, लेकिन इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है और कर सकता है। लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग थिंग्स हो रही हैं हमारे आसपास जिसपे लार्जली किसी की नजर नहीं जा रही। अगर आप रीसेंट रिपोर्ट्स देखेंगे तो जापान और साउथ कोरिया ने एग्री किया है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का, और थोड़े दिन पहले यूएस के F-16 एड पैकेज पे तो इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया ही था। ऐसा हो सकता है कि इंडिया को सबक सिखाने के लिए यूएस जापान और साउथ कोरिया से इन्वेस्टमेंट करवा रहा है। जापान और साउथ कोरिया बहुत हद तक यूएस के कंट्रोल में रहते हैं। कैसे, इस पे एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करवा के अगर इंडिया और पाकिस्तान के किसी भी तरह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए तो इंडिया का इकोनॉमिक राइज या तो स्लो हो सकता है, या अगर बात ज्यादा बिगड़ी तो खत्म भी हो सकता है ड्यू टू अ बिग कॉन्फ्लिक्ट। आई नो ये वियर्ड क्लेम्स है, बट आई थिंक हमें किसी भी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारी चीजें चेंज कर देगी दुनिया में, और अगर मैंने इस कॉन्फ्लिक्ट को आते हुए पहले से देख लिया था तो आई एम 200% श्योर टॉप लीडरशिप ने काफी स्टेप ले लिए होंगे इसके कई मंथ्स पहले, लेकिन सिर्फ एक मोटो के साथ, इंडियन इंटरेस्ट शुड बी अलाइंड एंड टेकन केयर ऑफ until unless nothing will move। मैं इसमें बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता, पर शायद आपको एक आइडिया तो दे ही पाया होगा। मैं आगे और ऐसे वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप वॉचिंग एलीट प्रेडेटर्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।